स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल पढ़ा था हमने रेनबो का फॉर्मेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है वो समझने के बाद हम इसके भी नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। मतलब कि कुछ ऐसे नेचुरल इंसिडेंट्स जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं उनको हमें डिस्कस करना है ब्रीफली। जिनमें से एक है ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद इवनिंग के टाइम जब सन सेट हो रहा होता है तो सन का कलर हम जब देखते हैं तो वो रेडिश या ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है। उसका क्या रीजन है, उसके पीछे भी जो फिनोमेना बेस्ड है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और तीसरा, जितने भी डेंजर सिग्नल दिखाई देते हैं हमें, जो भी डेंजर, जैसे रेड सिग्नल, जो रेड ट्रैफिक सिग्नल में रेड स्टॉप का साइन होता है, या जितने भी इसके अलावा डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा खतरे के निशान वो रेड कलर से दिखाए जाते हैं। तो उनके पीछे का क्या रीजन होता है कि डेंजर सिग्नल्स को हमेशा रेड कलर से दिखाया जाता है, या फिर फायर ब्रिगेड का कलर रेड कलर होता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहले उसको समझते हैं। फिर इनके जो नेचुरल फिनोमेना जो एग्जांपल्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों एग्जांपल्स को। तो पहले हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, ये सब आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर का, ये अर्थ और इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें कई तरह की गैसेस होती हैं। जो हल्की गैसेस होंगी वो ऊपर रहेंगी, जो भारी गैसेस होंगी वो नीचे रहेंगी। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो ह्यूमिडिटी के फॉर्म में होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, वो किन किन चीजों से बना हुआ है? गैस मॉलिक्यूल्स, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब सन की लाइट हमारी अर्थ के अंदर एंटर करती है तो इस सनलाइट के पास विबग्योर के सातों कलर मौजूद होते हैं। मतलब कि सनलाइट दिखने में तो व्हाइट कलर की अपीयर होती है, लेकिन इस व्हाइट कलर की लाइट के पास विबग्योर के सातों कलर होते हैं। और जब लाइट डिस्पर्स होती है तो ये सातों के सातों कलर अलग अलग एंगल पर स्प्लिट होते हैं, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अभी जो सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, उसके पास विबग्योर के सातों कलर हैं, और इन सातों कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें व्हाइट लाइट के फॉर्म में दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि सन व्हाइट लाइट में व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है इसका मतलब सन के पास व्हाइट कलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन होता है विबग्योर के सातों कलर का। और अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो इसे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। आप एक सर्कुलर शीट लो और उसे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और हर एक पार्ट को विबग्योर के सातों कलर से फिल कर दो। और जब आप इस सर्कुलर शीट को एक बीच में होल करके और इसे राउंड घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो आपको ना तो वॉयलेट कलर दिखने वाला है, ना इंडिगो, ना ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें से कोई कलर नहीं दिखाई देगा। बल्कि इन सातों कलर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि व्हाइट कलर, आपको वो कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर। मतलब कि अगर आपको ये प्रैक्टिकली समझना है कि व्हाइट लाइट में सातों कलर विबग्योर के कैसे हैं, तो आप एक शीट लो, उसे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उसे विबग्योर के सातों कलर से फिल करो, और उसे ज्यादा तेज से सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में घुमाओ। जब आप इसको घुमाना शुरू करोगे तो आपको केवल एक ही कलर दिखाई देगा, व्हाइट। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि व्हाइट लाइट के अंदर सातों के सातों विबग्योर के कलर मौजूद होते हैं, सातों का कॉम्बिनेशन होता है। जब ये विबग्योर सातों कलर की जो सन की व्हाइट लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इनसे जब लाइट टकराती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद लाइट के रास्ते में जो ये टिनी डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये इनसे जब टकराती है तो होता क्या है, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, हमें पता है कि विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, या ब्लू कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों कलर की वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जिनकी वेवलेंथ इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, टीनी वाटर ड्रॉपलेट की साइज के इक्वल होती है। देखो, ये तो है गैस मॉलिक्यूल हो गया, या फिर वाटर ड्रॉपलेट हो गई है, डस्ट पार्टिकल का साइज। और कोई लाइट की वेवलेंथ जो है, अगर उनकी वेवलेंथ
वेवलेंथ किसे कहते हैं? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होती है। अगर ये डिस्टेंस इनके साइज की इक्वल होती है तो वो कलर चारों तरफ फैल जाता है। बाकी कलर अनअफेक्टेड रहेंगे, उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस कलर की वेवलेंथ इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के साइज के इक्विवेलेंट होती है, ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? उस कलर को चारों तरफ फैला देते हैं। तो चारों तरफ फैला देने से लाइट चारों तरफ स्कैटर हो जाती है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो होता क्या है, जब ऐसा कोई कलर जिसकी साइज, जिसकी वेवलेंथ उस डस्ट पार्टिकल की साइज के इक्विवेलेंट है, जैसे हमने ये ले लिया कलर जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इसकी साइज के इक्वल है, तो होगा क्या? जब ये लाइट इसमें जाएगी तो ये एक तरफ नहीं बल्कि इसको चारों तरफ फैला देगा इस तरीके से। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होता क्या है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में सन की व्हाइट लाइट एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल हैं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका साइज जो लाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ वाला कलर है यानी कि ब्लू कलर, उस ब्लू कलर की साइज के इक्विवेलेंट होता है। तो इससे होता क्या है कि लाइट रे जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो बाकी सारे कलर तो अनअफेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ इन डस्ट पार्टिकल के साइज की इक्विवेलेंट होती है, जिससे ब्लू कलर तो चारों तरफ स्कैटर हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, बाकी कलर्स अनअफेक्टेड रहते हैं। इसी कारण हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। तो ये रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसी तरीके से दूसरा फिनोमिना पढ़ लेते हैं कि डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर के क्यों होते हैं। तो देखो उसके पीछे भी रीजन है। आपको पता होना चाहिए कि डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर के होते हैं, या किसी भी व्हीकल की पीछे की जो लाइट होती है, जो ब्रेक लाइट होती है, वो हमेशा रेड कलर की होती है। उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन ये है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ हमेशा मैक्सिमम होती है बाकी सभी कलर से। तो इससे होता क्या है कि जब लाइट, व्हाइट लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे टकराती है तो जो कलर सबसे छोटी वेवलेंथ वाला होगा यानी कि वॉयलेट कलर, उसके स्कैटर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि छोटे डस्ट पार्टिकल्स का साइज छोटी वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगा, तो चांसेस ज्यादा स्कैटर होने के वॉयलेट कलर के हैं। उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण इनकी वेवलेंथ जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिससे ये डस्ट पार्टिकल रेड कलर को तो स्कैटर नहीं कर पाते हैं, बाकी कलर जिनकी छोटी वेवलेंथ है उनको स्कैटर करने में कैपेबल होते हैं। तो इससे होगा क्या कि रेड कलर का जो सिग्नल होगा वो फॉग में भी, जहां पे बहुत ज्यादा धुंध होगी, बहुत ज्यादा फॉग होगा, वहां पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं रेड कलर को, क्योंकि रेड कलर फैलेगा नहीं, स्कैटर नहीं होगा, उसे फॉग के अंदर भी देखना ज्यादा इजी होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अगर फॉग का टाइम है, देखो जब फॉग होता है तो डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम आर पार देख नहीं पाते हैं फॉग के अंदर। कुछ मीटर की डिस्टेंस भी हमें दिखाई नहीं देती है फॉग के अंदर। क्यों? क्योंकि फॉग के वक्त जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो ह्यूमिडिटी होती है, उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ के कलर को भी वो स्कैटर करने लगते हैं। मतलब नॉर्मली तो ब्लू कलर को स्कैटर करता है हमारा एटमॉस्फेयर, इसीलिए स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर के गैस मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने लग जाए तो फिर वो बड़ी वेवलेंथ यानी कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनको भी स्कैटर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम पॉसिबिलिटी स्कैटरिंग की होने की अगर किसी कलर की है तो वो है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर फॉग का वक्त भी है, अगर एटमॉस्फेयर में फॉग चल रहा है, तब भी उसका जो
पार्टिकल्स का साइज होगा वो रेड कलर की वेवलेंथ से तब भी छोटा पड़ जाएगा और वो फॉग रेड कलर की लाइट को भी स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा, या ये कह सकते हैं कि बहुत कम लेवल पे कर पाएगा। तो इसलिए रेड कलर को दूर से ही हम बिना फॉग की प्रेजेंस में भी बिना किसी इनकन्वीनियंस के देख पाते हैं। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। यहाँ पे यूं कहे कि व्हीकल के पीछे की जो ब्रेक लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, ताकि फॉग के वक्त भी पीछे चलने वाले ड्राइवर को ये पता रहे कि आगे व्हीकल है तो हम अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। तो ये रीजन होता है रेड कलर को डेंजर सिग्नल से बताने का, या फिर किसी भी व्हीकल के पीछे जो ब्रेक लाइट होती है वो रेड कलर की शो करने का रीजन होता है, ताकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाए। इसके अलावा जो आखिरी एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वो पढ़ लेते हैं कि सनसेट के टाइम पे सन की अपीयरेंस रेड या ऑरेंज रेड क्यों हो जाती है। तो उसके लिए समझते हैं, देखो ये है हमारी अर्थ और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा ह्यूमिडिटी के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स से छोटी छोटी। तो जब सन दोपहर के टाइम पे जब सन हमारे ऊपर सर के ऊपर रहता है और सनसेट के टाइम पे सन हॉरिजॉन पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो देखो जब सन दोपहर के टाइम पे होगा तब सन का जो अपीयरेंस होगा वो बिल्कुल व्हाइट अपीयरेंस होगा, लेकिन सनसेट के टाइम पे सन का अपीयरेंस रेडिश या ऑरेंज रेड हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, देखो जब दोपहर के टाइम पे सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स इस कलर को स्कैटर करने की कोशिश करती है। ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है इसलिए व्हाइट कलर का स्काई दिखाई देने लगता है। तो ऑब्जर्वर के पास जो लाइट होती है वो स्कैटर करने के बाद आती है। तो होता क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इस लाइट के सामने कई सारे छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स और टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आती है। तो उनके आने से क्या होता है, लाइट स्कैटर होती चली जाती है। जो छोटे कलर होते हैं वो पहले स्कैटर हो जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं तो अर्थ की गैस की डेंसिटी बढ़ती है तो साइज भी बड़ा होता है, तो वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ के कलर को भी स्कैटर करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे तो लाइट रे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है तो सारे के सारे कलर स्कैटर हो नहीं पाते हैं, लेकिन जब सन हॉरिजॉन पे होता है तो सन एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करके आती है। तो जितने भी कलर हैं, पहले ब्लू स्कैटर हो गया, फिर ग्रीन स्कैटर हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद ऑरेंज और रेड कलर भी स्कैटर होने लग जाते हैं। यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल की एटमॉस्फेयर में तो सारे के सारे कलर स्कैटर नहीं हुए, जो कम वेवलेंथ के कलर थे केवल वही स्कैटर हो पाए। जब हॉरिजॉन पे होगा, सनसेट का टाइम होगा, तब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो जो बचे हुए रेड और ऑरेंज कलर है वो भी स्कैटर होना शुरू कर देते हैं, और फाइनली सन का जो अपीयरेंस होता है वो रेड या फिर ऑरेंज रेड होने लग जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के समय मतलब कि सनसेट के टाइम पे सन का अपीयरेंस रेडिश या ऑरेंज रेड होता है, लेकिन दिन के समय सन का अपीयरेंस व्हाइट कलर का होता है। उसका ये रीजन है। और ये था हमारा आज का टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। बाय।